हमने और राकेश जी ने जो भैया से जब राकेश से बात हुई तो राकेश भैया ने कहा दिनेश भैया सब लोग मिल करके काम करें, क्योंकि अब काम जो है अकेले का नहीं रह गया, संस्था का नहीं रह गया। अगर हम दिनेश जी अगर ये एको बना ले कि नहीं हम आर्य समाज से करेंगे तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आज सबकी समस्या है, ये पर्यावरण जो है विश्व के एक एक आदमी की समस्या है। 150 रुपया किलो का जो है जीरा 32 बिक रहा है। कल को अगर आपको जो चिंटू चावल अगर 500 रुपया किलो बिके तो आप आश्चर्य मत। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2.5 लाख लोग जो है यूरोप के अंदर खेती करने वाले 2.5 लाख लोग, यूरोप में 2.5 लाख की आबादी बहुत बड़ी आबादी, वो इसलिए शिफ्ट हो गए कि अब उनके यहाँ खेत में अनाज होना बंद हो। अब आप वो परिस्थिति अगर भारत में आ जाएगी जो 1.5 अरब की आबादी है जिसको भोजन कराना बहुत कठिन काम। आप एक बात बताइए कि अगर हम और आप एक एक व्यक्ति के अंदर वो जागृति नहीं पैदा करेंगे, उससे निवेदन नहीं करेंगे, हम उससे जबरदस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, जो बात हम और आप यहाँ पर मंच पर समझा रहे हैं, आज हम और आपको इस बात को हमारे गांव के एक एक आदमी को समझाना पड़ेगा। मान लीजिए कि टंडन जी ने 1 लाख पेड़ लगाए, इस 1 लाख पेड़ लगाने में इनको 20 साल लगे। ये पागलपन मैं भी किया और आज भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये काम सिर्फ अगस्त महीने में करता हूँ। बाकी 11 महीना जो है वो मैं केवल गांव के लोगों को ये समझाता हूँ पहाड़ों पर तुम बकरी चराना बंद करो, उसकी आवश्यकता नहीं। आप सारी पहाड़ियां एक साथ मत चराओ, 2 पहाड़ी 3 पहाड़ी छोड़ दो, उस पर जानवर मत ले जाओ, आप उस पर किसी भी प्रकार के चराई मत करो। और इसके लिए मैं उस गाँव के लोगों के आसपास छोटी छोटी मदद उन लोगों को पहुँचाता हूँ जो लोग पशुपालन करके चराई कर। उसका परिणाम सामने ये आने लगा, 2-4 लाख पेड़ उस पहाड़ी के ऊपर स्वतः जो है 2-3 साल के अंदर तैयार हो। पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और सबसे बड़ा जो उपलब्धि है वो नेचुरल फॉरेस्ट, प्राकृतिक जंगल। यदि आप प्राकृतिक जंगल को बना ले गए तो जो बायोडाइवर्सिटी है आप उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर, माने बायोडाइवर्सिटी के लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ा। आज अगर हम जंगल में जाएंगे तो कट सागवान का ही जंगल है, क्योंकि उसको पशु खाते नहीं, तो सरकार उसको प्रायोरिटी दे देती है कि भैया ऐसा पेड़ लगाओ। जब सरकार का दबाव है कि ग्रीनरी बढ़ाना है, तो वन विभाग का अधिकारी क्या सोचता है कि ऐसा पेड़ लगा तो जो खाए ना और हरा हो जाए। क्योंकि आज की डेट में आपका जो है पूरी की पूरी जो ये जांच होती है वन विभाग के लोगों की, वो सैटेलाइट इमेज से होती है। एक छोटी सी घटना अभी 3-2 साल पहले मेरे मित्र यहाँ पर डीएफओ आए बनारस के अंदर, रात में 1 बजे कोइलरवा हनुमान जी में जंगल में आग लगी और 1:05 पर उनको फोन आ गया कि कोइलरवा हनुमान जी के जंगल में आग लगी है, जाइए वहां गए। आग ज्यादा थी, फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग आए, 8 से 10 घंटा लगा, वो आग बुझा दी। अब आप ये समझ के चलिए, मैं बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ, वो कोइलरवा हनुमान जी में जो आग लगी वो लालटेना की झाड़ी के चलते, लालटेना की झाड़ियों को काट करके वहीं पर छोड़ दिया गया था। अब वो सूख गई और सूखने के बाद गर्मी के समय वो किसी ने चाहे बीड़ी फेंक दिया हो या किसी ने जानबूझ के जला दिया हो या कोई भी कारण बना, वो आग पकड़ ली और वन विभाग का डीएफओ उच्च अधिकारी जिले का जवाबदेह हो गया। अब आप इस चीज को समझे कि समस्या कहां पर आ रही है। हमने बेतरतीब जंगल लगा दिए। हमने बेतरतीब जंगल लगाने का परिणाम ये हुआ कि हमारी जो स्थानीय प्रजातियां थी वो समाप्त हो गई। आज अगर हम कहें कि चिरौंजी का पेड़ जो है यहाँ पर है कहीं पर भी पीआर का, तो खुद आदिवासी कहते कि अरे डॉक्टर साहब पीआर का बड़ी खुजले पे मिला रहा। मैं जब गांव में जाता हूं तो मुझे श्रद्धा से वो लोग क्या 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम हमें पीआर देते कि डॉक्टर साहब आप आयल हो कहीं तरीके से मेवा ले लेगा। मैं भी श्रद्धा से लेता हूँ, मेरे लिए वो इंतजार करते हैं कि डॉक्टर साहब आएंगे तो हम उसको कुछ नहीं दे पाएंगे तो पीआर देंगे। लेकिन आज ये स्थिति है कि जंगल में 2-4 पेड़ है। एक कुसुम जो पौधा होता है जिससे कि सोने के गहने बनाने में उसके अंदर जो लाह भरा जाता है वो कुसुम, ये नौगढ़ क्षेत्र का मूल प्लांट था जो कि आय का बहुत बड़ा साधन था। आज कुसुम खोजने पर मिलता। कोरैया, लकड़ी उद्योग के लोगों ने कोरैया को काटा। जब मैंने सबसे पहले विरोध किया तो खोजवा के कोरैया व्यवसायियों ने ये कहा कि दिनेश जी आपकी तो जीविका दवा बेच के चल जाती है, हम लोग तो ये लकड़ी से ही जीविका चलाते हैं, आप काहे कोरैया के लिए मनाता। मैंने कहा एक बार अपने खोजवा से उठ करके जाकर के जंगल की दशा देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों मना करता हूँ। जिस जंगल के अंदर 15 लाख से अधिक पेड़ थे कोरैया के, आज वहां पर मुश्किल से 15,000 पेड़ भी नहीं रह गए। ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर जहां पर की इतनी गंभीर परिस्थिति है, हमारी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जिस प्रकार अभी डॉक्टर अनुपम मानक जी ने जो मैसेज भेजा है कि 10 लाख प्रजातियां जो है विलुप्ति के कगार पर है। बड़े बड़े जीवों को हम अपने आंखों से देखते कि अरे आपका गिद्ध नहीं देखा था,
अब तक कौवा नहीं दिखा था, अब तक गौरैया नहीं दिखा था। ये बड़ी बड़ी प्रजातियों को हम जानते हैं, लेकिन जंगल के अंदर जो छोटी प्रजातियां हैं जिन्होंने जंगल को बचा करके रखा है, उसमें से 50 से 60% प्रजातियां जंगल के अंदर समाप्त हो गई है। गांव के किसानों की तो बात छोड़ दी। मेरी छोटी सी दवा की फैक्ट्री है, मैं उसमें किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करता, तो मेरे दिमाग में एक बात ये आती कि मैं कोई कीटनाशक नहीं डालता, मेरे यहाँ मक्खी क्यों नहीं आती। तो गांव के प्रधान कहे कि दिनेश भैया ये जो छिड़काव करने जाना ना हमने दवाई का, उसमें मक्खी मच्छर जितना जीव है सब मर जाते हैं। हम तो बड़ा खुश हो जाते हैं ना कि भाई जीव तो मर गया। लेकिन ये बताइए कि किसान गेहूं बोए या कोई भी बोए, परागण होगा कैसे? अगर आप परागण के लिए उन जीवों को जिंदा ही नहीं रहने देंगे तो आपकी जो खेती है वो तो ऑटोमेटिकली घट जाए। तो जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, ये इतना गंभीर मुद्दा है कि आपको इसलिए पर्यावरण को संरक्षण के साथ संवर्धन करना, नेचुरल फॉरेस्ट डेवलप करना। मैं राजेश भैया है, इनका इंटरेस्ट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोलो पीयूष जी है, मैं तो इनसे 5 साल से कह रहा हूँ कि अरे पीयूष भैया आप मेरे साथ काम करो चलकर, क्योंकि आज आवश्यकता जो है एक एक आदमी की है। आज हम जो है 20 साल की अलार्मिंग वार्निंग है। 1994 में जो वैज्ञानिक डाटा आया था उसको जब यूएनओ के अंदर रखा गया, वैज्ञानिकों ने रखा 2004 के अंदर, ये अलार्मिंग है। अगर आप लोगों ने जीवाश्म ईंधन बंद नहीं किया तो पृथ्वी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाए। आज यूएनओ ने कह दिया कि एकदम तलवार की नोक पर है। अगर आप 1.5 से 2 साल के अंदर आपने निर्णय नहीं लिया सरकारों ने, तो मनुष्य की प्रजाति भी इस पृथ्वी पर बचेगी, ये भी प्रश्न चिन्ह है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये विश्व के वैज्ञानिक है। हमारा घर, हमारे मकान, ये सब ऐसे रह जाएंगे। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। तो हमें अपने संतानों के लिए, अपने भविष्य के लिए एक एक व्यक्ति को इस बात को सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं।